अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक के सिल्ला गांव में अचानक से एक मकान में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और आग को देखते हुए आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। बाद में फायर सर्विस और अन्य राहत कर्मी पहुंचे, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। न्यूज 18 पर आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस आग में भारी नुकसान होने की खबर है। मोतई रोड करती है। अरे मोतई रोड करती है। देहरादून के सहसपुर से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा सभा वाला इलाके में हुआ है, जहां पर नेशनल हाईवे से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली से पिकअप गाड़ी टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पिकअप में 18 लोग सवार थे और पिकअप सवार 9 लोग ही घायल हुए हैं। सभी घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ग्राफिक इरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायल MKC कंपनी में काम करने वाले मजदूर हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर अवैध संबंधों के चलते महिला ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर पति की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा तब हुआ जब महिला पति की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंची और वहां पर शक होने पर डॉक्टर्स ने पुलिस को खबर की और फिर पुलिस की पूछताछ की गई तो हत्या का पता चला और मृतक परविंदर की गला घोटकर हत्या की गई है। आरोपी सरिता और उसके प्रेमी अनुज कुमार ने हत्या को अंजाम दिया। हैरानी की बात तो यह है कि अनुज कुमार मृतक परविंदर का ही चचेरा भाई है। रुड़की के धनोरी में गंग नहर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में पुलिस ने 2 लड़कियों और 3 लड़कों को हवालात में पहुंचा दिया। पिछले कई दिनों से पुलिस को जानकारी मिली थी कुछ युवक और युवती गंग नहर में जानलेवा स्टंट कर रहे थे और अश्लील वीडियो भी बनाए जा रहे थे, जिसके बाद में पुलिस ने सोशल मीडिया के लिए ऐसे रील बनाने वालों पर कार्रवाई की और उन्हें सबक सिखाया। मामले में पुलिस अब केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे से हमारी गलती नहीं करेंगे, हमें पता नहीं था कि अब बता दिया है, अब आगे से ऐसी गलती नहीं। हमने इंस्टाग्राम पे आपस में की वीडियो अपलोड की थी, तो आगे से हमारी गलती नहीं करेंगे, हमें पता नहीं था कि अब बता दिया है, अब आगे से ऐसी गलती नहीं। हमने इंस्टाग्राम पे आपस में की वीडियो अपलोड की थी, तो आगे से हमारी गलती नहीं करेंगे, हमें पता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहे और यहां पर कांडा महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के मेले और महोत्सव संस्कृति को संजोने का काम कर रहे हैं और इस तरह के आयोजन होने से कई क्षेत्रों को लाभ होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेलों की वजह से पर्यटन बढ़ता है और पलायन पर रोक लगती है। प्रदेश सरकार भी लोक संस्कृति और विरासत को संजोने का काम कर रही है। सीएम ने उत्पादों को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी लोगों के फर्जी जमीन खरीदने पर कार्रवाई हो रही है और जल्द ही सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि बागेश्वर को रेल लाइन से जोड़ने का काम जल्द पूरा होगा। रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है और जल्द अब काम भी शुरू होगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए और यहाँ की मातृशक्ति के लिए बहुत एक अच्छा महोत्सव है, जहां पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने स्टॉल लगा सकते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोलर मेले का शुभारंभ किया। राज्य में पहली बार सौर कौथिक का आयोजन किया गया, जिसमें सोलर के क्षेत्र में काम करने वाली कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा को आगे बढ़ाया जा रहा है और सोलर परियोजनाओं पर काम भी किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सोलर नीति लागू की गई है और राज्य से सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर वाटर हीटर योजना प्रदेश में सौर ऊर्जा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति लागू की है और एक लक्ष्य हमने भी रखा है कि 2027 तक 14,000 मेगावाट सोलर क्षमता हमको प्राप्त हो। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कौतिक है, इस प्रकार का आयोजन है,
ये हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता करेगा। इसी दृष्टि के साथ हम 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं। हमने पिछले आम बजट में इसका प्रावधान किया था और आगे भी ये क्रम हम अनवरत रूप से जारी रखने वाले हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। देहरादून से खबर है जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं जो कि कैंडिडेट के नाम का पैनल बनाएंगे। 11 नगर निगमों के लिए 33 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, यानी कि एक निगम में 3-3 ऑब्जर्वर तैनात किए गए। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस देहरादून में बड़े खुलासे का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो बीजेपी राज में बीजेपी नेताओं ने जमीनों का बड़ा खेल किया है, तो बीजेपी इसे सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव से पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है, तो चुनाव नजदीक देखते हुए सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। देहरादून में नगर पालिका की करोड़ों की जमीन बीजेपी नेताओं ने ठिकाने लगाई है, तो नेताओं के चहेतों ने भी जमकर मौज उड़ाई है। ये बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का है, जो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं। करण माहरा के मुताबिक देहरादून में खाली नाले की जमीन कब्जाने से लेकर सरकारी जमीनों में महल बनाने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है, और ऐसे नेताओं के नाम निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने होंगे। ऐसे लोग जो बीजेपी को पैसे से मदद करते हैं या उनके नेता हैं, उन लोगों ने नाले जो है कब्जे कर दिए हैं। नाले से जो 50 फीट तक छोड़ने की बातें हैं नदियों से या नालों से, उसका उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ जो तालाब है उनकी भूमियों में जो है बड़ी अट्टालिकाएं बन गई, उनमें मकान बन गए हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन सब चीज़ों का हम जल्दी खुलासा करेंगे। हम उस पर भी एक लिपिबद्ध भी बना रहे हैं, हम उसके कागजातों की भी कोशिश कर रहे हैं। देहरादून नगर पालिका में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, तो 2017 से देहरादून शहर में अलग अलग सीट से बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं। वहीं नगर पालिका में 40 वार्ड बढ़ाने का काम भी बीजेपी सरकार में हुआ। ऐसे में कांग्रेस के दावे में क्या वाकई दम है, और क्या बीजेपी नेताओं और उनके चहेतों ने जमीन में बड़ा खेल किया? 10 साल मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली इसे चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश बता रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा था तो उनको अपनी बात पहले भी कह देनी चाहिए थी। अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर वो खुलासा करना चाहते तो कुछ कांग्रेस के लोगों को भी खुलासे कर दो, ज्यादा बेहतर है। तो पूरा ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव मैदान में है, हार सामने दिख रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में जमीन बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर नगर निगम की जमीनों का मसला बड़ा है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने वाकई में बड़े नामों का खुलासा किया तो देहरादून में जमीनों को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस के कई नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। टिहरी जिले में 5 नगर पालिकाओं में नई टिहरी नगर पालिका जनसंख्या, वोटर और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है। नई टिहरी नगर पालिका 2018 में ओबीसी आरक्षित थी, जो इस बार सामान्य हो गई है, जिस कारण दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस इसी नगर पालिका पर है और अंदर खाने प्रत्याशियों के दावेदारों के नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। ये मानकों के अनुसार हुआ है और भीड़ तो दावेदारों की होती है, चाहे महिला कैंडिडेट हो या सामान्य में हो या किसी और अन्य आरक्षित श्रेणी में अगर हो। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है और जो सभी लोग जो है दावेदारी करते हैं, लेकिन चुनाव तो एक ही व्यक्ति को लड़ना है। देखिए, जब तक आरक्षण का फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले अलग अलग तरह के दावेदार हमारे पास थे। अब सामान्य सीट होगी तो निश्चित तौर पर दावेदारों की संख्या बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। हमें इस बात की खुशी कि हमारे पास लगातार संख्या बढ़ रही है।
सीट सामान्य होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में जुट गए हैं और निर्दलीयों ने अभी से जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। वहीं कई और दावेदारों ने जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि जनता में अभी से अपनी पैठ बनाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोमवार को शीतकालीन चारधाम यात्रा पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट पहुंचे और बड़कोट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा साल भर चलती है। यहाँ के धामों में पूजा कभी भी बंद नहीं होती है और कपाट बंद होने का मतलब यात्रा का बंद होना नहीं है, क्योंकि धाम में सर्दी ज्यादा होती है जिसकी वजह से शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भगवान की पूजा होती है। कपाट बंद होने से ये भ्रम हो जाता है कि पूजा बंद हो गई है। ग्रीष्मकालीन स्थानों पर जब पट बंद होता था तो उसका प्रचार हो जाता था कि पट बंद हो गया, तो लोग समझते थे कि अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, 6 महीने हम नहीं जा सकते। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, इसी को तोड़ने के लिए हमने ये चारधाम की यात्रा शीतकाल में की और लोगों को इस बात का ध्यान आया और अब बड़ी संख्या में लोग उन्मुख हो रहे हैं। अगले महीने उत्तराखंड में होने जा रहे नेशनल गेम्स के हलचल के बीच में शासन और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बीच में वॉलीबॉल खिलाड़ी पिस रहे हैं और आखिर कैसे हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जयपुर में 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप होनी है, जिसके लिए प्रदेश की वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए देहरादून के महाराणा प्रताप में भी सोमवार को ट्रायल होना था। यहाँ प्रदेश के दूरस्थ इलाकों से युवा खिलाड़ी भी पहुँचे, लेकिन ट्रायल नहीं हुआ। वॉलीबॉल एसोसिएशन 2019 में भंग होने के बाद खेल विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो टीम का चयन करे, लेकिन खेल विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरी एसोसिएशन वाले वो क्या है, होने नहीं दे रहे हैं ट्रायल्स। तो आप ट्रायल्स देने आए थे, तो ट्रायल्स आपका हुआ नहीं? सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, तब से बैठे हुए हैं बस कि 1-2 घंटे में बताएंगे, 1-2 घंटे में बताएंगे, तब से कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है होगा ट्रायल? लगता तो है नहीं, बस टाल रहे हैं कि बच्चे हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, बस कि हमारी एज निकल जाएगी, फिर हमारे पास इतने सालों से कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है 2019 से, और हम वेट ही कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे के आने जाने का रहने का बहुत दिक्कत हो रही, तो हम चाहते हैं कि ट्रायल हो जाता तो सबका ही फायदा होता, कि निपट जाता। तो बस वही है कि अब क्या कर सकते हैं। इस बारे में जब खेल सचिव अमित सिन्हा से न्यूज़ 18 ने बात की तो उनका कहना था कि एडहॉक कमेटी से एक पत्र जरूर आया था टीम के सिलेक्शन के लिए, लेकिन एक दूसरा लेटर भारतीय ओलंपिक संघ से भी आया है कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ही टीम का चयन करेगी, जबकि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वो सिर्फ नेशनल गेम्स पर ही काम कर रहे हैं, बाकी खेलों पर नहीं। तो जो 7 टीमें पार्टिसिपेट की थी गुजरात में वॉलीबॉल की, उन्हीं टीमों को यहाँ आना है, उनके लिए ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। और उत्तराखंड की ट्रायल के लिए हम लोग अलग से कोई दिवस निकाल कर उसका ट्रायल करवा। 2 तरह के पत्र आए थे, इसलिए उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन अब वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कैंप्स के बाद जो ट्रायल होंगे उसी से हम लोग टीम्स की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं है कि जयपुर में भी कोई खेल हो रहे हैं या जोधपुर में कोई खेल हो रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। हम तो केवल जो है हमारे राष्ट्रीय खेलों पे जो है हमारा ध्यान लगा हुआ है, और जो टीमें हमारी पहले यहाँ चैंपियनशिप खेली हुई थी वही बच्चों का हम आगे को जाके ट्रायल लेंगे, वही बच्चे कैंपों में हैं और उन्हीं में से जो है टीम बना के जो है नेशनल गेमों की तैयारियां चल रही है। अभी पूरा फोकस नेशनल गेम पे है। कुल मिलाकर शासन और एसोसिएशन के कंफ्यूजन से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि कुछ दिनों बाद प्रदेश में नेशनल गेम्स भी होने हैं। इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटता दिख रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कुमाऊं की लाइफलाइन अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे है, जो कि पिछले 3 महीनों से क्वारब के पास में मलबा गिरने से रात को पूरी तरह से बंद है और दिन में कई बार बंद हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि डोबा चोसली को बाईपास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि वाहनों के लिए पास ही नहीं है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैदान को पहाड़ के 3 जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने का काम क्वारब हाईवे ही करता है।
जो पिछले 3 महीनों से लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से बार बार बाधित हो रहा है। आए दिन घंटों सड़क खुलने का इंतजार यात्रियों को करना पड़ रहा है। हाईवे बंद होते ही डोबा चौसली के रास्ते गाड़ियों को आगे भेजा जाता है, लेकिन डोबा चौसली रोड आरटीओ से पास नहीं है। अब अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने भी जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जो हमारा डोबा चौसली है मोटर मार्ग और काकड़ी घाट में मिलता है, उसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाए। और उसमें यह है कि अभी तक वो परिवहन विभाग से वो पास नहीं हुई है, तो हमारी कोशिश रहेगी और हमने विभाग से भी कहा है कि उसको जल्दी पास करें, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्लेम की परेशानी आएगी और उसमें कहीं ना कहीं विभाग पे लापरवाही का आरोप आएगा। डीएम कई बार अधिकारियों के साथ हाईवे का निरीक्षण कर चुके हैं और जल्दी ही निर्माण कार्य करने के निर्देश दे चुके हैं। डोबा चौसली में भी 10 लाख रुपए देकर चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और मानकों को पूरा करने के बाद सड़क को वाहनों के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि बिना अप्रूवल के डोबा चौसली से रूट डाइवर्ट क्यों किया गया। डोबा चौसली रोड हमारी जो है पैरेलल रोड के रूप में है और वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है। उसके 2 टेंडर हुए थे, एक में तो सत्यापन की कार्रवाई चल रही है, दूसरे में कोई ठेकेदार है वो माननीय हाईकोर्ट से स्टे करा दिया है, तो उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। और इस बीच हमने आपदा से 10 लाख रुपए विभाग को दिए हैं कि उसको चलने योग्य बनाए। क्वारम में लैंडस्लाइड की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। वहीं पहाड़ी का ट्रीटमेंट कब तक होगा, इसका सटीक जवाब भी फिलहाल किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का घर है। यहां पर आपको कई बार बाघ रोड पर टहलते हुए मिल जाएंगे। रविवार को भी इस तरह का नजारा दिखाई दिया जब ढीला झुरना रोड पर बाघ रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहा था। इस दौरान यहां आए पर्यटकों ने इस बाघ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वहीं बाघ को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए। आपने उत्तराखंड के बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जो कि बिल्कुल अनदेखी और अनोखी है। यहां अनोखा जंगल आपका इंतजार कर रहा है। ये है उत्तराखंड की सबसे जवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर्यटकों के लिए बहुत कुछ नया है। मछली वन से लेकर ट्री हाउस, बटरफ्लाई जोन तक सब कुछ अनदेखा है, जिसे देखने के लिए वन विभाग सैलानियों को उत्तराखंड बुला रहा है। राज्य के पूर्व में स्थित है, तो जो पूर्वी हिमालयों का जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं पूरे महाद्वीप के, तो उनका सबसे ज्यादा असर यहाँ पे देखा जाता है। और यही कारण है कि कुछ प्रजातियां जैसे रेड हेडेड ट्रोगन एक पक्षी होता है जो यहीं देखा गया है हमारे प्रदेश में, अन्य कहीं नहीं देखा जाता है। हालांकि 13 सालों में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों की तादाद बेहद कम रही है। हालांकि यहाँ सफारी से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्यटकों को लाना एक बड़ी चुनौती है, जिसे पार करने की कोशिश सरकार कर रही है। नंधौर अभी नया 12 साल ही आज इसको पूरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रचार प्रसार के अभाव में, मार्गों में जो मार्गों की सुलभता है उसके अभाव में मार्ग उतने प्रॉपर नहीं है और कनेक्टिविटी को लेकर भी कई बार जो अभाव रहा है, उस सब से अभी हम व्यापक रूप से इसको जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए। दरअसल हिमालय के पूर्वी हिस्से में होने के कारण नंधौर वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत रिच है। यहाँ तितलियों से लेकर चिड़ियों और वन्य जीवों का अनोखा संसार बसा हुआ है, जो अभी तक अनदेखा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्टाफ के अफसरों के कामों में बदलाव किया है और मुख्यमंत्री ने अपने प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव तक के अफसरों के बीच में काम को बांटा है ताकि कामकाज आसानी से हो सके। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु वित्त नियोजन, कार्मिक, गृह, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास और साथ ही आवास के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित प्रकरण देखेंगे।
सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बघोली गोपन, ऊर्जा, कृषि, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, सिंचाई, पर्यटन, निर्वाचन, वन एवं पर्यावरण, खेल, युवा कल्याण, राजभवन से संबंधित प्रकरण मामले देखेंगे और कई सारे बदलाव आज किए गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।